हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकरा साइंस क्लासेस के क्विज सेशन में। आज की जो क्विज है वो अपनी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की तीसरी क्विज होगी। पहले दो क्विज जो है उसके अंदर 15-15 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आज तीसरी क्विज, ठीक है। तो तीसरी क्विज का पहला क्वेश्चन जो है वो है अपने सामने, एनकाइलोग्लोसिया किस अंग से संबंधित विकार है? एनकाइलोग्लोसिया डिजीज विच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी किस अंग से संबंधित ये विकार है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं आंख, आई, आमाशय, स्टोमक, जीभ, टंग और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा जीभ। एनकाइलोग्लोसिया क्या होता है? हमने पढ़ा है कि जो हमारी जीभ है वो सामान्यतया हमारा जो मुख गुहा है, जो हमारी बक्कल कैविटी है, उसके सरफेस से एक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। उस संरचना को हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम। ये लिंगुअल फ्रेनुलम जो है वो कई बच्चों के अंदर जन्मजात ही क्या होता है, छोटा रह जाता है। जब ये साइज में छोटा रह जाता है तो जीभ जो है वो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाती। उस स्थिति में बच्चा बोल नहीं पाता, और जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं एनकाइलोग्लोसिया, ठीक है। तो ये जीभ से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की क्रियाओं का सही क्रम इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इन चार ऑप्शन में आपको आहार नाल के अंदर होने वाली क्रियाओं के क्रम दिए गए हैं। इनमें से सही क्रम जो है वो कौन सा? राइट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रोसेस। जो प्रोसेस डाइजेशन से रिलेटेड एलिमेंट्री कैनाल में होती है उनका राइट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसके अंदर इसका सही जवाब जो है वो होगा बी बुक, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में आप एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर होने वाली जो प्रोसेस होती है उन प्रोसेस का राइट ऑर्डर होता है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो है इंजेशन अर्थात अंतर्ग्रहण, दूसरी पाचन डाइजेशन, तीसरी अवशोषण एब्जॉर्प्शन, चौथी स्वांगीकरण एसिमिलेशन और पांचवी होती है बहिक्षेपण यानी डेफिकेशन। तो यहां पे हमें देखना है कि इन पांचों प्रक्रमों में से आपको ऑप्शन के अंदर पहली बात तो तीन प्रक्रम दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन के अंदर आपको 3 प्रक्रम दिए गए हैं और उन तीनों का राइट ऑर्डर कौन सा है? तो राइट ऑर्डर में देखो पहला आ रहा है पाचन अंतर्ग्रहण, पाचन के बाद में अंतर्ग्रहण आ रहा है, तो ये यही गलत हो गया। पहले अंतर्ग्रहण आता फिर पाचन आता, ठीक है। इसके बाद दूसरा आ रहा है अवशोषण स्वांगीकरण बहिक्षेपण, ये सही है बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन आता है, एसिमिलेशन के बाद में डेफिकेशन आता है। इसके बाद अंतर्ग्रहण सबसे पहले दे रखा है, ठीक है। बहिक्षेपण ये भी अंतर्ग्रहण के बाद में आता है, लेकिन बहिक्षेपण सबसे लास्ट है, इसके बाद में कोई स्टेप नहीं है। यहाँ पे एसिमिलेशन को बहिक्षेपण के बाद में दे रखा है, डेफिकेशन के बाद में दे रखा है एसिमिलेशन को, जो कि रोंग है। इसी तरीके से एसिमिलेशन जो है उसके बाद में डाइजेशन दे रखा है, तो ये भी रोंग है। तो राइट आंसर आपका हो गया बी बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अत्यधिक मसालेदार भोजन के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? हाईली स्पाइसी फूड जो है वो खाने से कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन में आपको दिया गया है डायरिया, अतिसार, पेचिस, डिसेंट्री, जॉन्डिस, पीलिया, एसिडिटी, अति अम्लता, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है? जब भी हम ज्यादा मसालेदार चीजें खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो स्टोमक होता है उस स्टोमक के अंदर HCl का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, और जब HCl का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो उस स्थिति में हमारे पेट के अंदर जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। उस स्थिति को हम कहते हैं एसिडिटी यानी अति अम्लता। एसिडिटी से निजात पाने के लिए जो हम जिंटेक जैसी जो औषधियां लेते हैं, जो गोली लेते हैं जिंटेक की, उसके अंदर जो जिंटेक की गोली होती है उसको हम कहते हैं एंटासिड। ध्यान रखना है, एंटासिड क्या होती है? एंटासिड उन दवाइयों को कहा जाता है जो एसिडिटी के उपचार में ली जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत बार कि एंटासिड के रूप में क्या लिया जाता है, मतलब इसका साल्ट पूछ लेते हैं, तो इसके अंदर होता है जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किस रोग के उपचार में उपयोगी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है एसिडिटी अति अम्लता, ठीक है। इसके अलावा जॉन्डिस, पीलिया जो लीवर्स को अफेक्टेड करता है, हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं जिसको, जिसमें आंखें नाखून वगैरह जो है पीले पड़ जाते हैं। पेचिस, डिसेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण से होने वाला रोग है, ठीक है। और इसके कारण से होता क्या है कि हमारी जो आंतें हैं उन आंतों में ऐंठन होने लगती है, जिससे पेट में दर्द रहना, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिक्कल के साथ मवाद वगैरह आना, ये सारे लक्षण होते हैं इसके।
इसके अलावा डायरिया, ये एक बीमारी है जो एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण से होती है। इसके अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है, डिहाइड्रेशन के कारण शरीर से जो है वाटर और जो साल्ट्स होते हैं उनकी हानि होने लगती है, तो उस रोग को हम कहते हैं डायरिया। डायरिया के अंदर पेचिस डायरिया वगैरह, इनके उपचार के लिए जो है या इनका जब ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, तो आपको एक पाउडर देते हैं जिसका नाम है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल का मतलब है मुख द्वारा दिया जाता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो डायरिया के उपचार में दिया जाता है, क्योंकि डायरिया में मोस्टली Na और Cl, मोस्टली सोडियम और क्लोराइड लवणों की हानि होती है, कुछ मात्रा में पोटेशियम भी बाहर निकलता है, तो इनकी वापस से उनकी पुनर्पूर्ति के लिए जो है सामान्यतः ORS का घोल दिया जाता है। तो ORS के घोल में जो है सोडियम, पोटेशियम ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? यहां कौन सा से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको 4 पदार्थ दिए गए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, और उससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उन ऑप्शन के अंदर आपको ये बताया गया है कि कोई एक से ज्यादा हो सकता है, कोई एक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। वो पदार्थ जो है वो एक भी हो सकता है ये दिए गए पदार्थों में से, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे केवल विटामिन इनमें से ऐसा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। प्रोटीन से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा भी शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए विटामिन के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है बी बुक वाला, तो केवल 3, ओनली 3 वाला ऑप्शन जो है वो बी में है। ठीक है, तो बी बुक इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, इसी तरह जल भी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो है वो प्रदान नहीं करता है, लेकिन नेसेसरी है, आवश्यक है। इनकी डेफिशिएंसी से तरह तरह के रोग जो है वो हो सकते हैं। विटामिन अभी हमने पढ़े नहीं है, विटामिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से डिजीज जो है वो विटामिन की कमी से होते हैं। तो ध्यान देंगे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये 3 पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दांतों की संख्या जो जीवन में केवल एक ही बार उत्पन्न होते हैं, द टीथ विच प्रोड्यूस ओनली 1 टाइम इन ह्यूमन। ठीक है, या द नंबर ऑफ टीथ विच प्रोड्यूस ओनली 1 टाइम। ठीक है, जो लाइफ में एक ही बार आने वाले दांत हैं उनकी संख्या इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 8 अग्र चवर्णक प्रीमोलर और 4 चवर्णक मोलर। 4 अग्र चवर्णक प्रीमोलर और 8 चवर्णक। ठीक है, 2 रदनक केनाइन, 4 अग्र चवर्णक प्रीमोलर और 3 चवर्णक मोलर, 4 चवर्णक मोलर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 4 चवर्णक। क्यों होगा? देखो, मनुष्य जो है वो डिओफाइडेंट प्राणी है, मनुष्य में दांत जो है वो जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, पहली बार दूध के दांत जो 20 होते हैं, दूसरी बार जो दांत आते हैं वो सामान्यतः स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन वो 32 के 32 दांत पूरे एक साथ नहीं आते, उनमें से 28 दांत रहते हैं 25 वर्ष की आयु तक। 25 से 28 वर्ष की आयु में आखिरी 4 दांत आते हैं। ठीक है, और वो जो 4 दांत आते हैं आखिर में वो होते हैं मोलर, जिनको हम लास्ट मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट मोलर, अंतिम चवर्णक। और जो अंतिम चवर्णक होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं विजडम टीथ, यानी अक्कल दाढ़। तो अक्कल दाढ़ के रूप में आने वाले दांत होते हैं मोलर, और उनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिगर के लिए बनने वाले टॉनिक्स एनीमिया के उपचार में उपयोगी होते हैं क्योंकि जिगर का मतलब है लीवर, तो लीवर के लिए बनने वाले टॉनिक यानी दवाइयां जो है वो एनीमिया के उपचार में क्यों उपयोगी होती है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है, दे हैव प्रोटीन, इनमें आरबीसीज होती है, इनमें पित्रस होता है यानी बाइल जूस होता है, इनमें विटामिन B12 होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, विटामिन B12 जो है वो लीवर के लिए बनने वाले टॉनिक्स में होता है, जिसके कारण से ये एनीमिया के उपचार में उपयोगी होते हैं। दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, बिकॉज क्योंकि एनीमिया जो है इसके अंदर आरपीसी कम हो जाती है या ब्लड हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड कम बोल
रक्त कम होना भी एनीमिया कहलाता है, आरबीसी कम होना भी एनीमिया कहलाता है। इसके अलावा आयरन का कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, यह सामान्यतः एनीमिया होता है। तो विटामिन बी12 जो है वो कैसे एनीमिया के लिए उपयोगी है? वो तो विटामिन बी12 जो है इसके अंदर सामान्यतः कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट धातु जो है वो विटामिन बी12 में पाई जाती है। साइनोकोबाल एमिन ये विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो विटामिन बी12 की कमी के कारण से सामान्यतया एक रोग होता है, उस रोग को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया ये एनीमिया का ही एक प्रकार है और ये सबसे घातक एनीमिया होता है। एनीमिया के जितने टाइप हैं उनमें सबसे ज्यादा घातक जो है वो पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया इसलिए घातक होता है क्योंकि इसके अंदर आरबीसी जो है वो नष्ट होने लगती है, ठीक है। तो पर्नीशियस एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होगा? विटामिन बी12। एक चीज और ध्यान रखना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन प्रेरित करता है? तो विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करने के लिए हमारी जो स्टोमक है, आमाशय है, उस आमाशय के अंदर जो पेराइटल सेल्स पाई जाती है उनके द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित होता है जिसको हम कहते हैं नेज आंतरिक कारक यानी इंट्रिंसिक फैक्टर। उस इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण से विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन मनुष्य के दांतों के संबंध में असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन टीथ? मनुष्य के दांतों से संबंधित ये 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट जो है वो इसका सही जवाब आपके सामने जो है वो होगा, सभी दंत प्रकृति में द्विबारदंती होते हैं। ऑल टीथ आर डिओफाइडेंट, ठीक है, इन नेचर। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब आप कहोगे सी को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो देखो, मनुष्य जो है इसके अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो जनरली, पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ये विषम दंती दंत विन्यास रखती है। तो मनुष्य के अंदर विषम दंती हिटेरोडेंट होते हैं। हिटेरोडेंट का मतलब, विषम दंती का मतलब होता है दांतों का जो जब सारे दांत जो है वो अलग अलग तरह के कार्य करें तो ऐसे दांतों को हम कहते हैं हिटेरोडेंट, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो हिटेरोडेंट है क्योंकि उसके अंदर सारे दांत जो है वो समान कार्य नहीं करते। दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला 2123/2123 जो कि सही है। आपको बताया गया डेंटल फॉर्मूला जो है वो एडल्ट के अंदर होता है 2123/2123 और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर होता है 2102/2102, ठीक है। इसके बाद सभी दंत प्रकृति में द्विबार दंती होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी क्वेश्चन के अंदर, जो लास्ट मोलर होते हैं जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं वो मनुष्य के अंदर केवल एक बार आते हैं, बच्चों में वो आते ही नहीं है और मनुष्य के अंदर वो आते हैं 25 से 28 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उनको हम विजडम टीथ कहते हैं। जनरली वो वेस्टिजियल होते हैं, वैसे किसी काम के भी नहीं होते, वेस्टिजियल होते हैं। अब आप कहोगे तो वेस्टिजियल है तो फिर उनका आना क्यों जरूरी है? तो वो तो एक नेचर की व्यवस्था है। जनरली वेस्टिजियल उनको इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभ में मनुष्य जो है वो सामान्यतः जब कार्निवोरस था, कंप्लीटली कार्निवोरस था, ठीक है। कार्निवोरस था तो वो क्या करता था, जब पुराने समय की बात है, पुराने समय के अंदर जब आदि मानव था वो कच्चा मांस खाता था। तो जो कच्चा मांस होता है उसको खाने के लिए, रॉ फ्लेश होता है उसको खाने के लिए दांत जो है उनकी संख्या ज्यादा होती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से उस समय ये जो विजडम टीथ हैं वो काम में आते थे। वर्तमान समय में जो है हमें जो फ्लेश होता है, जो मांस होता है उसको पका करके खाते हैं। तो पका हुआ मांस जो होता है वो जनरली सॉफ्ट हो जाता है, उसकी जो चेविंग होती है, उसको जो चबाना है वो जनरली ज्यादा हार्ड नहीं होता है। इसलिए सामान्यतया ये जो लास्ट मोलर टीथ होते हैं, जो विजडम टीथ कहलाते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, अवशेषी होते हैं। इसके बाद तो ये सभी दंत प्रकृति में द्विबार दंती होते हैं। तो जनरली ये हो गया इसका कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि विजडम टीथ जो है वो एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते हैं। ये गर्त दंती दंत रखते हैं तो ये भी है। गर्त दंती का मतलब है थिकोडेंट। मनुष्य जो है इसके अंदर दांत जो अपना जबड़ा होता है उस जबड़े की सॉकेट की, जो जबड़े की हड्डी होती है उसके अंदर सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें फंसे हुए रहते हैं, उसके अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं थिकोडेंट।
ठीक है। तो मनुष्य जो है वो थिकोडेंट भी है, हेटेरोडेंट भी है, ये डेंटल फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर सारे दांत जो है वो द्विबारदंती नहीं होते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन टीथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रोटीन डाइजेस्टेड कंप्लीटली? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आमाशय, छोटी आंत, ग्रसनी, बड़ी आंत। आमाशय स्टोमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रसनी फेरिंक्स, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा छोटी आंत। ऐसा क्वेश्चन जो है वो पिछली क्विज के अंदर आ चुका है। एक क्वेश्चन आया था वो थोड़ा अलग था, उसमें पूछा था प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो उसका सही जवाब था स्टोमक। अगर स्टार्ट पूछे तो स्टोमक आ जाए, कंप्लीट पूछे तो कहाँ? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन डाइजेशन जो है वो स्टोमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट होता है वो कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होगा और छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल, सरल शर्करा तथा एल्कोहल का अवशोषण कहां होता है? वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल आर एब्सॉर्ब्ड इन विच प्लेस? ठीक है, तो यहाँ पे या इन विच पार्ट, तो आपको जो है कुछ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट दे रखे हैं, भाग दे रखे हैं, उनको आपको बताना है कि कहां पे इन पदार्थों का अवशोषण होता है। तो इसका सही जवाब होगा आमाशय। एल्कोहल जो है वो अगर आ जाए तो ध्यान रखना है, एल्कोहल का अवशोषण आहार नाल के जिस भाग में होता है वो होता है आमाशय। आमाशय में ही एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी वाटर जो है वो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। मैक्सिमम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। बड़ी आंत में भी जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, छोटी आंत में भी होता है, लेकिन ज्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसके अलावा जो अपना जो मुख गुहा होती है, उस मुख गुहा जो है उसके अंदर जो अपने जो भी हम दवाई वगैरह लेते हैं, जो मुख गुहा की सरफेस से टकराती है या मुख गुहा की सरफेस के कांटेक्ट में आती है, उनका एब्जॉर्प्शन वहीं हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बड़ी आंत जो है इसके अंदर विटामिन, वाटर, इसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तक के द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है या कहलाता है? ठीक है, यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय टिश्यूज इज कॉल्ड, यानी उत्तकों के द्वारा अवशोषित भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है आपको, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन, अंतर्ग्रहण, इंजेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, स्वांगीकरण एंड एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, ठीक है। वो इसलिए होगा कि स्वांगीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतया अपनी जो इंटेस्टाइन या अपने जो आहार नाल होती है, आहार नाल के अंदर अवशोषित भोज्य पदार्थ जो है वो सामान्यतया ब्लड के द्वारा जब हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं तो उन टिश्यूज के द्वारा उन भोज्य पदार्थों को, उन न्यूट्रिएंट्स को काम में लिया जाता है शरीर के वृद्धि विकास के लिए, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट जो होते हैं उनका स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर टूटना, ये पाइसीकरण कहलाता है। अंतर्ग्रहण, फूड को इंजेस्ट करना। इसके अलावा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन जब बढ़ जाता है तो जो फिकल सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे उनका मूवमेंट नहीं होता, पेरिस्टेलिक मूवमेंट रुक जाता है, ठीक है। और जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट रुक जाता है तो उसकी वजह से जनरली जो फिकल सब्सटेंस है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़े रहते हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं कब्ज। कब्ज के अंदर जनरली भूख नहीं लगती है, ठीक है। इसके अलावा पेट मतलब भरा भरा सा ऐसे महसूस होता है। और सबसे खास जो इसका सिम्टम है वो ये है कि जो अपना रेक्टम होता है, उस जो एनस होता है, सॉरी एनस जो है, उस एनस के ऊपर जो है ऐसे फुंसियां सी फुंसियां हो जाती है, जिसको सामान्यतः हम पाइल्स भी कहते हैं। मस्सा, बवासीर, ठीक है। और इससे बचने के लिए अपने फूड के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है जो फाइब्रस सब्सटेंस है वो होने चाहिए, रफेज जिनको हम कहते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अग्नाशी रस का स्त्रवण नहीं हो तो किस पोषक का पाचन नहीं होगा? इफ पैंक्रियाटिक जूस इज नॉट सिक्रेटेड देन विच सब्सटेंस विल बी नॉट डाइजेस्ट, या विच न्यूट्रिएंट विल बी नॉट डाइजेस्ट, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबाउ, उपरोक्त सभी दे रखा है आपको, ठीक है। यानी कहने का मतलब है
हमने पीछे पढ़ा है कि जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का भी पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है और वसा का भी पाचन करता है। और जब इसका सिक्रेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इन तीनों पोषक पदार्थों का पाचन नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला है मुख में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, सॉरी यहां पे में भी आएगा, अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ इज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आमाशय में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज टेक प्लेस इन स्टोमक। ग्रास नाल में वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है, फिर डाइजेशन स्टार्ट इन इसोफेगस। ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन स्टेटमेंट के आधार पर, केवल ओनली वन, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड और केवल सेकंड। तो अब देखो इसके आधार पर अगर आप इसका आंसर देखें तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्यों है, देखो मुख में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लार जो है वो एसिडिक होती है, वीक एसिडिक नेचर की होती है। आमाशय में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, रॉन्ग। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ना कि स्टोमक। ग्रास नाल में वसा का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसोफेगस ग्रास नाल जो है वो ऐसा पार्ट है जिसमें डाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है, जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान देना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट के लिए जो है वो क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड। अगर पूछ देता कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट पूछ लेता तो सही जवाब क्या आ जाता, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाथी दांत किसकी वर्दी से बनते हैं। हाथी दांत किसकी वर्दी से बनते हैं, ऑप्शन दिए गए आपको, ऊपरी जबड़े के रत्नक, निचले जबड़े के कर्तक, ऊपरी जबड़े के कर्तक, निचले जबड़े के रत्नक। आपके पास इसका सही जवाब जो है वो होगा ऊपरी जबड़े के कर्तक, इंसाइजर ऑफ अपर जॉ। जो अपर जॉ होता है उसके जो इंसीजर होते हैं वो जनरली मॉडिफाइड होकर के और बाहर निकल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं दिखाने के दांत। हाथी की जो शो ऑफ वाले जो टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं टस्क, ठीक है। और वो जो टस्क हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किससे, इंसीजर ऑफ अपर जॉ। तो ध्यान रखना है ऊपरी जबड़े के कर्तक जो है वो हाथी के अंदर रूपांतरित होकर के बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दांतों का शीर्ष भाग बना होता है, द क्राउन ऑफ टीथ मेड फ्रॉम इनेमल, डेंटिन, पल्प या उपरोक्त सभी। ये आपके पास ऑप्शन है और इसमें ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि दांतों का जो शीर्ष भाग है वो इन चारों में से किस भाग से बना होता है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दे रखा है इनेमल, डेंटिन, पल्प और उपरोक्त सभी। तो डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा, जो दांत होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका ऊपर का भाग जो है वो कहलाता है शीर्ष भाग और नीचे का भाग कहलाता है जड़। ऊपर का भाग क्राउन और नीचे का भाग रूट। जो क्राउन होता है इसके अंदर आते हैं इनेमल, डेंटिन और पल्प, और जो इसका जड़ वाला भाग होता है जो कि जबड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं सीमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आहार नाल में पेशीय संकुचन जिनसे भोजन आगे बढ़ता है कहलाते हैं, द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल बाय विच द फूड फॉरवर्ड। तो उनको क्या कहते हैं हम, तो बोलस, काइम, क्रमांकुंचन, बहिक्षेपण। बोलस, काइम, पेरिस्टेलिज्म और डेफिकेशन। तो इसका सही जवाब होगा क्रमांकुंचन। आहार नाल जो होती है उसमें भोजन जिस प्रकार से आगे बढ़ता है उसके बढ़ने का तरीका, आहार नाल में भोजन जो है वो जो आहार नाल होती है वो सामान्यतः धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण से, उसके संकुचन के कारण से जो है फूड आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। जिसके तो ये जो फॉरवर्डिंग प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट यानी क्रमांकुंचन गति, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्विज के 15 क्वेश्चन। आज की क्विज जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्विज की चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।